Good morning, students. We are doing chapter 2 of history from trade to territory. And now in this video, we will read about new administrative structure of the British. तो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, उसका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रहा है कंपनी की पावर को आगे बढ़ाने में। तो वैसे तो उसने हर फील्ड में ही काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन जो इंडिया का जस्टिस सिस्टम था उसमें उसका प्रोमिनेंट रोल रहा है। इंडिया को एक न्यू न्यायिक व्यवस्था उसने दी। न्यू जस्टिस सिस्टम शुरू किया गया था 1772 में। नए सिस्टम में क्या था? 2 कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, वन वाज क्रिमिनल कोर्ट एंड सेकंड वाज सिविल कोर्ट। तो क्रिमिनल कोर्ट्स जो थी वो काजी और मुफ्ती के अंडर थी और उसकी सुपरविज़न में, कलेक्टर की सुपरविज़न में थी। तो काजी और मुफ्ती कौन थे? वो मुस्लिम लीगल स्कॉलर्स थे। और कलेक्टर, जिसको हम जिलाधीश भी कह देते हैं, आज हम इसको डिप्टी कमिश्नर कह देते हैं, तो उसके अंडर काफ़ी सारे महकमे रहते थे। तो क्योंकि इंडियन पीपल के लिए अगर इंसाफ चाहिए, अगर इंडियंस के मुकदमे लड़े जा रहे हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, धर्म को भी उसमें। जैसे धार्मिक हिंदू और मुस्लिम लोग हैं तो उनके ट्रेडिशनल रीति रिवाज भी होते हैं, उनके अपने कानून भी होते हैं। तो उसके लिए उन लोगों का होना कोर्ट में बहुत ज़रूरी था। तो एक ब्रिटिश कलेक्टर भी रहता था जिसको वो जो जज भी था, और उसके अंडर ही जो इंडियन के फैसले थे वो काजी और मुफ्ती के द्वारा और पंडितों के द्वारा किए जाते थे। डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस मतलब व्याख्या, बहुत अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जो डेफिनेशंस थी वो दी गई कानून की। तो अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड। एक नया रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया, तो उसके अंडर एक नई सुप्रीम कोर्ट जो थी, सर्वोच्च अदालत जो थी इंडिया में, सेटअप की गई। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट था कि इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसको रेगुलेट किया गया था, उसमें सुधार किया गया था। उनकी व्याख्या की गई थी कि उनकी इंडिया में कौन सी पावर रहेंगी, कैसे वो शासन करेंगे, क्योंकि उनके कई गलत चीज़ों से, गलत कार्रवाइयों से इंडियन पीपल काफ़ी दुखी थे और अंग्रेज़ों के खिलाफ उनका विद्रोह बढ़ रहा था। तो इसलिए थोड़ा कंपनी में सुधार करना भी ज़रूरी समझा इंग्लैंड की सरकार ने। आर्मी स्ट्रेंथ ऑफ कंपनी, तो जब डिफरेंट फील्ड्स में, एग्रीकल्चर में और जस्टिस सिस्टम में सुधार करने के बाद अंग्रेज़ों ने आर्मी में सुधार करने के लिए उन्होंने सोचा। तो अब उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ जो थी उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने जोर दिया। पहले आर्मी में कोई डिसिप्लिन नहीं था, डिसिप्लिन्ड आर्मी नहीं थी, मुगल सेना जैसे थी उनकी आर्मी में भी कोई डिसिप्लिन नहीं था, तो प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। तो अंग्रेज़ों ने जो अपनी आर्मी पे उन्होंने ध्यान दिया, तो उसमें उन्होंने प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखा, डिसिप्लिन का ध्यान रखा, और नए नए हथियार सप्लाई किए गए आर्मी को, और ड्रिल सिस्टम जो था वो भी शुरू किया गया, डेली उनकी परेड के नियम बनाए गए। मुगल आर्मी कैसी थी? मुगल आर्मी जो थी वो मेन उसमें कैवलरी का रोल था, मतलब कि घुड़सवार सेना उनके पास ज़्यादा होती थी। पैदल सैनिक मुगल आर्मी में कम होते थे, घुड़सवार सेना ज़्यादा थी और तोपखाना रहता था। चेंज इन वॉरफेयर टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जो थी 1828 में उसमें चेंजेस किए गए। लड़ने के तरीके अलग अलग, और किन हथियारों से लड़ना है और कैसे सैनिकों ने अपना बचाव करना है, वो सब नई चीज़ें आर्मी में शुरू कर दी गई थी। तो इस तरह से इस लेसन में हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, एक व्यापारिक कंपनी थी, वो इंडिया में आई सिर्फ व्यापार करने के लिए। शुरू शुरू में वो बिल्कुल भी टेरिटरीज को अपने अंडर करना नहीं चाहते थे, वो ट्रेडर्स ही रहना चाहते थे। लेकिन स्थितियां ऐसी पैदा हो गई कि उनको भी रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो दिस वाज नेचुरल, क्योंकि भारतीय शासक जो हैं उनका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपने क्षेत्र को बचा के रखें।
लेकिन अंग्रेज़ों के पास क्योंकि ताकत काफ़ी ज़्यादा थी, हथियार ज़्यादा थे, पैसा था ज़्यादा, और उन्होंने जहाँ से सस्ते दामों पे चीज़ें खरीद के इंग्लैंड में महंगे महंगे दामों पे बेचना शुरू कर दिया, तो उनके पास काफ़ी पैसा आ गया था, तो उससे उन्होंने अपनी पावर भी बढ़ा ली थी। तो बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने के लिए उन्होंने टेरिटरीज़ के ऊपर भी कब्जा करना शुरू किया, और धीरे धीरे उन्होंने बंगाल, मद्रास और जो थी प्रेसिडेंसीज थी, वो वहाँ अपनी शक्ति का उन्होंने केंद्र बना लिए उन स्टेट्स को, और बाद में इंडिया के और पार्ट्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी जो थी वो अब ट्रांसफॉर्म कर ली उसने अपनी पावर को टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर के रूप में, मतलब कि वो व्यापारियों से अब कंट्री के मालिक बन गए।